ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास पढ़ेंगे 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें टॉपिक होगा किसी समतल में एक समान त्वरित गति के समीकरण। किसी समतल में एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो देखिए बेटा, समतल का मतलब होता है कि यदि कोई तल एक्स वाई तल में स्थित हो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई कण समतल में गति कर रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए भी गति के समीकरणों का उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला? अगर कोई कण समतल में गति कर रहा है तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए भी गति के समीकरणों का उपयोग किया जाता है। समतल में एक्स और वाई दिशाओं में गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्यान देना, समतल में एक्स और वाई दिशाओं में गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए गति के समीकरणों को घटकों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि गति के समीकरण, जैसा कि हम जानते थे, जो ऐसा पढ़ चुके हैं, गति का पहला समीकरण होता था v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और दूसरा समीकरण होता था अपना s वेक्टर बराबर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता था अपना बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ये अपने पास गति के 3 समीकरण थे जो हम पढ़ते थे किसमें? एक सरल रेखा के लिए। अब हम बात कर लेते हैं द्विविमीय गति के लिए, यानी समतल में। तो समतल में हमें क्या करना है कि जो कण का प्रारंभिक वेग है u वेक्टर, इसके 2 घटक करते हैं, एक x डायरेक्शन में तो ux आई कैप, एक बेटा y डायरेक्शन में तो u y जे कैप। राइट बेटा। और जो कण का अंतिम वेग है v वेक्टर, इसके भी 2 घटक करते हैं, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। तो हमने इसके कितने घटक कर लिए? 2 घटक कर लिए। ऐसे ही हम कण का विस्थापन जो है वो क्या है अपने पास? s वेक्टर के भी हम 2 घटक करते हैं, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, तो x आई कैप प्लस y जे कैप। ये s हो गया। ऐसे ही त्वरण होता है बेटा a वेक्टर के भी हम घटक कर लेते हैं, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। तो इस प्रकार हमने इसको घटकों में बांट लिया और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अगर हमने इसको घटकों में बांटा है तो समीकरण 4 को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 4 को समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? आइए इधर हम समझते हैं। समीकरण 4 को समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए बेटा इधर समीकरण 1 में रखेंगे तो v वेक्टर की जगह बेटा क्या आएगा? v वेक्टर की जगह आएगा vx आई कैप प्लस vy जे कैप बराबर u वेक्टर की जगह क्या आएगा? ux आई कैप प्लस uy जे कैप प्लस, यहाँ तक आ गया ये। और इसके बाद a वेक्टर का मान रखेंगे तो ax आई कैप ay जे कैप, और फिर आ जाएगा इंटू टी। तो अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे vx आई कैप और प्लस vy जे कैप बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से ux और यहाँ से क्या है ax और t का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस ax t, और कॉमन क्या आ जाएगा बेटा? आई कैप। यहाँ से भी आई कैप कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आई कैप कॉमन आ जाएगा, प्लस ऐसे इसको लिख देंगे uy प्लस ay इंटू टी, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा जे कैप। राइट। अब क्या करेंगे? दोनों ओर आई कैप व
जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे, इधर देखो, तो यहाँ आई कैप के गुणा में क्या है, यहाँ आई कैप के गुणा में क्या है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आई कैप के गुणा में है वी एक्स, और यहाँ कितना है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ये आ गया एक। ऐसे इधर जे कैप का गुणांक क्या है वी वाई, और इधर क्या है बेटा यू वाई ए वाई इंटू टी। तो देखो एक्स घटक और वाई घटक, हमें यहाँ पर दो घटक मिले, तो दोनों घटकों को यदि हमें पढ़ना है किस में, द्विविमीय स्थिति में, तो हमारे पास गति का प्रथम समीकरण है, उसका एक्स घटक आ चुका है। गति के प्रथम समीकरण का ही हमारे पास क्या आ चुका है, वाई घटक आ चुका है। गति के प्रथम समीकरण का एक्स घटक और गति के प्रथम समीकरण का वाई घटक हमारे पास आ चुका है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम अगर बात करते हैं दूसरे समीकरण की, तो ऐसे ही अपन दूसरे समीकरण को कर सकते हैं बेटा। आप इसे देखो, दूसरे समीकरण को कैसे करना है, अगर दूसरे समीकरण को करना है तो अपन समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो एस वेक्टर का मान क्या है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर यू टी, तो ये हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप इंटू आ जाएगा टी, और प्लस 1/2, ए की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इंटू क्या आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर, मान रख दिया। अब यहाँ से फिर तुलना कर दो, तो आई कैप के गुणांक का क्या मतलब है एक्स, और यहाँ से क्या आएगा बेटा यू एक्स इंटू टी, टी का ये गुणा चल रहा है साथ साथ में, प्लस इधर से आई कैप के गुणा में क्या आएगा 1/2 आएगा, ए एक्स आएगा और टी स्क्वायर आएगा, राइट बेटा। ऐसे ही वाई का मान क्या आ जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो ये तो है गति के द्वितीय समीकरण का एक्स घटक, और ये है गति के द्वितीय समीकरण का वाई घटक, और ये था क्या प्रथम समीकरण का एक्स घटक, और ये था प्रथम समीकरण का वाई घटक। इसी प्रकार हम तीसरे समीकरण को निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को। तो इस प्रकार हम किसी समतल में एक समान त्वरित गति के समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या कहता है, ये आपको क्लियर समझ लेना चाहिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। आइए बेटा अब हम समझते हैं किसको, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है बेटा, देखिए जब किसी पिंड या कण को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं, फिर समझना, जब किसी पिंड या कण को क्षैतिज मतलब पृथ्वी से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो कण द्वारा गुरुत्व के अधीन की गई गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे हम किसी बॉल को पृथ्वी से कोण बनाते यानी ऊपर की तरफ नहीं, कुछ कोण बनाते हुए यदि फेंक दें, तो उसके द्वारा जो गति की जाएगी उस गति को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। तो वो गति गुरुत्व के अधीन होती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी पिंड या कण को क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हैं, तो कण द्वारा गुरुत्व के अधीन की गई गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, और तथा उस पिंड को प्रक्षेप कहा जाता है। जिस पिंड को फेंका गया है उस पिंड को प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप गति के माने गए कुछ अवग्रहित क्या हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे वायु का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, यानी जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वायु उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती है, उसे नगण्य माना जाता है। दूसरा, पृथ्वी की वक्रता को भी नगण्य माना जाता है, यानी पृथ्वी को सीधा माना जाता है, उसे वक्र नहीं माना जाता। और तीसरा है कि पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव को भी नगण्य मानते हैं। ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी जो घूम रही है उसका प्रभाव उस पर नगण्य पड़ रहा है। और गति के दौरान सभी बिंदुओं पर गुरुत्वीय त्वरण एक समान मानते हैं, यानी जो भी गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु पर लग रहा है वो सब जगह कैसा है, एक समान है। तो प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी समझ लीजिए आप। प्रक्षेप गति में कण के वेग को घटकों में वियोजित करते हैं। किसको बेटा, जो वेग होगा उसको घटकों में वियोजित करेंगे,
और संपूर्ण गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है। ध्यान रहे, संपूर्ण गति जो हो रही है उसके अंदर वेग का क्षैतिज घटक नियत रहेगा, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वीय बल से प्रभावित होता है, यानी ऊर्ध्वाधर घटक जो है बल वेग का, वो क्या होगा बेटा, वो गुरुत्वीय बल से प्रभावित होगा। और गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस प्रकार हम इस प्रक्षेप गति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने माना कि यहाँ पर जो हम मान रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी कण को, जैसे ये है एक्स अक्ष है और ये अपने पास वाई अक्ष है, और हम क्या करते हैं कि किसी कण को थीटा कोण से फेंकते हैं तो उसकी गति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है ना बेटा, ये कोण क्या है, ये कोण है थीटा, और ये वस्तु का प्रारंभिक वेग हमने ये बता दिया, ये उसका प्रारंभिक वेग है u वेक्टर, जो कि क्या कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, और ये उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई है h। और ये मान लिया कि ये कोई बिंदु है, इसको मैंने मान लिया P, क्या माना बेटा, P, और P बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, क्योंकि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y। तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा इसका वेग का क्षैतिज घटक हो जाएगा बेटा ux, और यहाँ पर ux का मान कितना होगा बेटा, जैसा कि घटकों में बताते हैं u cos थीटा। देखिए, जो राशि जिसके साथ कोण बनाती है उसे लिखते हैं u cos थीटा, और जो कोई कोण नहीं बनाती तो ये घटक हो जाएगा u sin थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बेटा, और देखिए जहाँ से कण को फेंका गया है और जहाँ जाके गिरता है, ये वाली स्थिति, इसको कहते हैं इसकी परास, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। राइट बेटा, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, जिसका क्षैतिज घटक कितना है, ux है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक बेटा है u sin थीटा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। दूसरा बेटा, x दिशा में त्वरण जो है वो ax बराबर 0 है, तथा y दिशा में जो त्वरण है वो ay बराबर कितना है, -g। क्यों, क्योंकि त्वरण हमेशा नीचे की दिशा में लगेगा, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, -g ले लिया है। ये y दिशा में त्वरण है। तो हम सबसे पहले नंबर ए पर बात कर लेते हैं, नंबर ए पर बात करते हैं, और वो होगा प्रक्षेप के पथ का समीकरण, यानी प्रक्षेप के पथ का समीकरण। तो सबसे पहले प्रक्षेप के पथ का समीकरण, तो देखिए हम ऐसे मानते हैं कि माना स्मॉल t समय बाद जो कण है वो बिंदु P पर पहुंच जाता है। स्मॉल t समय बाद कण बिंदु P पर पहुंच जाता है, तो गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति का ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका x घटक, जो अभी आपको सिखाया। s की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, u की जगह uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। ये क्या है बेटा, इसका x घटक है। और जब इसमें हम मान रखेंगे तो x की जगह x रहेगा, ux की जगह समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू t आ जाएगा, और ax का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो ये अपने पास आ जाता है समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार y घटक, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और इसके बाद ux की जगह uy इंटू टी प्लस 1/2 ay स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में y तो y रहेगा, uy की जगह आ जाएगा u sin थीटा इंटू टी, और उसके बाद यहाँ पर देखो 1/2, और ay की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -g, तो ये हो जाएगा -g, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 4। कितना आ गया बेटा, समीकरण नंबर
4 दे सकते हैं इसको, ये y का मान आ गया। तो अब बताओ मुझे आप, जो हमारे पास आया इसमें हम समीकरण 3 से बात करें। किससे बेटा? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से बताओ t का मान क्या है? ये है x/u cos थीटा। इसे हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 4 में। कहाँ रख देंगे बेटा? समीकरण 4 में इसको रख देंगे। समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर u साइन थीटा इंटू x/u cos थीटा प्लस 1/2 ay और टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर देखो यहाँ से u से u कट जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ये क्या था? सॉरी, ए वाई की जगह बेटा था अपने पास माइनस जी। समीकरण 4 में माइनस जी था, माइनस जी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ऊपर कितना है जी, और नीचे कितना हो जाएगा? 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इंटू आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो समीकरण हमें प्राप्त होगा ये प्रक्षेप का पथ का समीकरण है। ठीक है बेटा, किसका समीकरण है? प्रक्षेप के पथ का समीकरण है। और ये पथ होता है, ये समीकरण जो होता है वो परवलय का होता है, इसलिए प्रक्षेप के पथ होगा वो परवलयाकार होगा। फिर सुन लें, यह प्रक्षेप के पथ का समीकरण है जो कि परवलयाकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परवलय का पथ का समीकरण ऐसा ही होता है। तो हमने बात की किसकी? प्रक्षेप के पथ के समीकरण की बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा? नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्रक्षेप का उन्नयन काल। प्रक्षेप का उन्नयन काल और प्रक्षेप की क्षैतिज परास, और उस प्रक्षेप की क्षैतिज परास के बाद प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। ठीक है बेटा, इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।